हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार, क्लास 9th बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि क्रॉप किस तरह से उसको पैदावार उसकी बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने उसी एग्रीकल्चर फील्ड को पढ़ते हुए आगे हम एक टॉपिक बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक वो है हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और क्या इससे लाभ होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इस वर्ड को कि ये पशुपालन क्या है या एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो बच्चों, मनुष्य, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए, समझ रहे हैं ना आप, कि जब मनुष्य अपने लाभ के लिए पशुधन की उचित देखभाल करता है, उनका उचित प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट देखता है, तो वो सब जो ब्रांच है वो सब कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर कि एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का मतलब है मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए पशुधन की उचित देखभाल करना, उनके पूरा उनकी देखभाल के साथ उनकी दवा का, उनकी खाद्य सामग्री का, ठीक है ना, उनके प्रजनन का, कि उसमें जिस पशुधन को, जिस पशु को वो पाल रहा है, उस पशु से जिससे वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उसका सब कुछ देखना है। क्या? उसके उचित भोजन की व्यवस्था, कि किस तरह से उसको भोजन देना है, उसके प्रजनन की व्यवस्था कि ब्रीडिंग टाइम पे हो गई। ठीक है, ब्रीडिंग के साथ साथ फिर उसको रोगों से बचाना है, कितनी रोग, किस वक्त कौन सा रोग हो सकता है, उन रोगों से उसको बचा। ये सारा प्रबंधन जो है, ये सारा मैनेजमेंट देखता है। कब? तो ये मैनेजमेंट देखा जाता है किसके अंतर्गत? वो कहलाता है पशुपालन। ठीक है, अब ये पशुपालन की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उस जो जनसंख्या बढ़कर आ रही है, उस जनसंख्या के लिए उचित रूप से गुणवत्ता के साथ पूरा गुणवत्ता का भोजन उनको क्या करना है? प्रोवाइड कराना है। ठीक है, पूरा गुणवत्ता का भोजन होना चाहिए, पूरी तरह से उनमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, ये विटामिन्स, ये सब पूरी तरह से उनको पोषक पदार्थ प्राप्त हो। अब आप सबको पता है कि मनुष्य अपने लिए भोजन या पोषक पदार्थ जो है वो दोनों से लेता है, पादप से भी लेता है और जंतुओं से भी लेता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों से ही वो अपना भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य जो अपना भोजन। अब जिस प्रकार पौधों से उसको सभी कुछ मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिलते हैं, उसी प्रकार एनिमल से, मतलब जंतुओं से, उनको पोषक पदार्थों की और अधिक मात्रा मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, और अधिक गुणवत्ता वाले भोजन का प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे उसमें ज़्यादा प्रोटीन वाले ज़्यादा होते हैं, किसी में ज़्यादा प्रोटीन होंगे, विटामिन ज़्यादा होंगे, तो इस तरह से पोषक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से जब पोषक पदार्थ ज़्यादा है तो उनका उत्पादन की भी मांग बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से जब उत्पादन की मांग बढ़ रही है तो क्या हुआ कि ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर में भी जो मनुष्यों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये सब भी वही क्रॉपिंग का पार्ट होता है, और यही रीज़न है कि जो किसान होते हैं, ठीक, तो उनको मिक्स क्रॉपिंग के साथ मिक्स फार्मिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये होता है कि ये मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग क्या है? तो मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, ये होती है मिश्रित कृषि, और मिक्स फार्मिंग होती है, मिक्स क्रॉपिंग होती है मिश्रित फसल, और मिक्स फार्मिंग होती है मिश्रित कृषि। अब इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, जैसे हमने पढ़ी थी मिक्स क्रॉपिंग, तो उसमें देखा था हमने कि कई तरह की फसलों को आपस में मिक्स करके, ठीक है, एक मिश्रित रूप से उगाया जाता है। किस लिए? जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, किसी तरह के नुकसान की कोई संभावना ना रहे, तो वो कहलाती है मिश्रित
फसल। ठीक है, तो मिश्रित फसल में कई तरह की फसलों को मिश्रित रूप में उगाया जाता है और ऐसे ही होती है आपकी मिक्स फार्मिंग या मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भी पादपों के साथ साथ जो भोजन प्राप्ति हो रही है, पोषक पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, आवश्यकता की चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, वो फसलों के साथ साथ जानवरों का भी उनमें ध्यान रखा जाए, पशुओं को पालन भी किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। अब आपको मिक्स जो क्रॉपिंग है और मिक्स फार्मिंग में अंतर समझ आया कि मिश्रित फसल का मतलब होता है जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा फसलों को आपस में मिला के उगाया जाता है। और इसी तरह से मिश्रित कृषि होती है जिसमें पौधों के साथ साथ, जो फसल को उगाने के साथ साथ पशुपालन को भी देखा जाता है। तो इस प्रकार ये पशुपालन भी किसमें, एक आपके फार्मिंग का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, अब जो ये पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत मेन स्किल है, बहुत मतलब ये कहिए कि बहुत महत्वपूर्ण कौशल होता है। इसमें साइंस भी इंक्लूड होती है और आर्ट भी इंक्लूड होती है। आप ये कहिए इसमें कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार जो पशु हैं उनको उनसे उचित प्रकार से प्राप्त करना है, ठीक है, वो प्राप्त किया जा सके। तो हमें उसमें पशुओं की ब्रीड्स का भी ध्यान रखना है, किस वक्त उनको प्रजनन की ज़रूरत है, किस वक्त उनको भोजन दिया जाए और किस मात्रा में भोजन दिया जाए, किस रोगों से उनको पीड़ित हो सकते हैं और किस रोगों से उनको बचाया जा सकता है। अब आता है हमारा कि ये जो हम एनिमल हस्बेंड्री है ये किस काम के लिए, या ये कहिए कि ये किसानों के क्या फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, इससे क्या होता है कि एक तो पशुपालन से किसान क्या होगा कि जो करता है ये पशुपालन, वो आर्थिक रूप से सबल होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उसे आर्थिक वो मिलती है, ठीक है, सपोर्ट मिलती है। उसके साथ साथ वो वर्ष भर जो पूरा साल है उसके पास एक रोज़गार पर्याप्त रूप में रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ के जो पशुपालन करते हैं तो उनसे बोझा ढोने का, ठीक है, उसका भी काम आ जाता है, बोझा ढोने में भी हेल्प मिलती है। उसके बाद उनको जो वेस्ट मटेरियल जैसे गोबर वगैरह होता है उनसे भी उनको फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार जो पशुपालन है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आर्थिक सबलता मिलती है, उसके साथ साथ भोजन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, भोजन की गुणवत्ता बढ़ती है और वर्ष भर उनके पास कार्य रहता है किसानों के पास। अब जो ये पशुपालन है ये भी 4 भागों में बांटा गया है, क्या ये कहिए कि 4 प्रकार से पशुपालन होता है। एक होता है, सबसे पहले होते हैं पशु कृषि, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैटल फार्मिंग। दूसरी होती है हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री में क्या होता है कि जितनी भी ये मुर्गी पालन, फिर उसके बाद मछली उत्पादन और हमारा एक होता है मधुमक्खी पालन। तो ये 4 शाखाएं होती हैं जो हम पशुपालन के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पहली शाखा पशुपालन। तो बच्चों, पशुपालन में सबसे पहले जो आता है वो आती है हमारी पशु कृषि, कैटल फार्मिंग। तो कैटल, इसमें क्या आता है कि कैटल फार्मिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है कि जो दुधारू पशु है उनका प्रबंधन, और दूसरा होता है बोझा ढोने वाले पशुओं का प्रबंधन। अब ये दुधारू पशु कौन से हैं? दुधारू पशु का मतलब होता है कि वो पशु जो दूध देते हैं, जैसे गाय और भैंस। तो ये सब क्या होते हैं? आपके दुधारू पशु हैं। तो इसमें देखा जाता है कि इनका किस तरह से, इन जो मिल्क एनिमल है उनका मैनेजमेंट किया जाता है। और सेकंड होते हैं हमारे जो बोझ ढोने वाले होते हैं, बोझा उठाने वाले होते हैं। जैसे कौन से होते हैं? जैसे घोड़ा होते हैं, ठीक है ना, गधे होते हैं, बैल हो गए, भैंसे हो गए, ये सब क्या है? ये बोझा ढोने वाले हैं। तो इन सब का प्रबंधन उसमें, तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं हमारे कैटल फार्मिंग में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले हैं पशु, तो उनमें जब हम करना है, हमें कैटल फार्मिंग करनी है, तो उसमें उनका क्या देखते हैं, कैसे, मतलब किन पॉइंट्स को लेके उनको देखा जाता है। पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर वर्क किया जाता है? तो सबसे पहला होता है दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन।
तो बच्चों जैसे इसमें ये होता है कि जिस तरह से नस्ल होती है, अब आप कहिए नस्ल क्या होती है? नस्ल होती है एक ही स्पीसीज की, यानी कि एक ही प्रजाति की, एक ही जाति की बहुत सारा ग्रुप जो होता है, जो इसमें एक ही जाति के जंतु होते हैं, उन पशु हैं, उनका जो एक ग्रुप होगा वो कहलाता है नस्ल। ठीक है, तो एक ही नस्ल के जो किस नस्ल के पशु या ये कहिए किस नस्ल की गाय या भैंस जो ज़्यादा दूध देती है, तो इसमें जो पशु करनी है, कैटल फार्मिंग करनी है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो लाभ प्राप्ति के लिए है कि जो दूध है, जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके लिए पशुपालन किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा दूध मिल सके। तो बच्चों इसमें नस्ल जो होती है, हमने ब्रीड बात की, तो जैसे देसी नस्ल और विदेशी नस्ल, तो इनकी गाय होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो देसी गाय होती है, देसी नस्ल की गाय होती है, उनकी तुलना में जो विदेशी होती है नस्ल, वो क्या होते हैं, उनकी जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि जो उनके मिल्क प्रोडक्टिविटी है, मिल्क बना देते हैं, जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। लगभग ये देखिए कि जो एक नॉर्मल देसी गाय है वो एक दिन में 6 से 8 लीटर दूध देती है, जबकि यही अगर आप उसको विदेशी गाय लेंगे तो कितने, वो लगभग लेंगी 20 से 25 लीटर दूध देती है। तो ये सारा मैनेजमेंट जो देखा जाता है वो हमारे मिल्क प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। सेकंड आता है हमारा पशु प्रजनन। तो यह भी एक पॉइंट है जिसका ध्यान रखा जाता है कि पशुओं को टाइमली ब्रीडिंग कराई जाए। अब उनका जो हाइब्रिडेशन कराया जाता है, उनका संकरण जो कराया जाता है पशु को, वो किसके साथ करा जाए? तो वो पशुओं का संकरण उस उच्च गुणवत्ता वाले, जिस तरह से हमने कृषि में देखा था कि अगर उच्च गुणवत्ता का बीज है तो फसल अच्छी होगी, तो ऐसे ही जो उसका प्रजनन है वो उस नस्ल के पशुओं से कराया जाए, दूसरे जो जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो, अच्छे गुण हो। ठीक है, जब उसमें अच्छे गुण होंगे, अच्छा दूध प्रोडक्शन होगा, अच्छा उसकी नस्ल अच्छी होगी, तो क्या होगा कि जो आने वाली है वो भी अच्छी नस्ल के साथ आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनमें प्रजनन भी अच्छे उसके कराया जाता है। फिर आता है पशु बाड़ा, यानी कि कैटल शेड, कि जो पशु हैं उनको जो उनके अनुकूल वातावरण उनको प्रोवाइड कराया जाए। उसमें पशुपालन में भी उनके रहने की व्यवस्था भी देखी जाती है। उनको एक पूरी तरह से शेड, यानी कि तेज धूप से, बारिश है या सर्दी है बहुत, तो इन सब से उनका उनके अनुरूप उनको शेड दिया जाए, उनको आवास दिया जाए। तो ये भी आपका एक पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आता है पशुओं का रोग। तो जो पशु होते हैं उनको रोग से बचाना, ये भी एक इस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो उनमें जो डिजीज होती हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग डिजीज पशुओं में आ जाती है, उन सबको उससे सेव करने का मैनेजमेंट इसी के अंदर आता है। फिर आता है हमारा पशु चारा, कि पशुओं को कौन सा चारा दिया जाए, कितने समय बाद कितना चारा दिया जाए, जिससे उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। ठीक है, उनमें डिजीज कम हो, उसके साथ साथ जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं, वो भी क्या हो, वो अच्छा हो, खूब ज़्यादा हो, और ये उसके साथ जो बोझा ढो रहे हैं पशु, उनकी क्षमता बनी रहे, किसी तरह की कोई कमी ना आए। तो ये सब पूरे जो हमारे टॉपिक हैं या ये पॉइंट्स हैं, ये सब हमारे कौन से मैनेजमेंट में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे कैटल फार्मिंग के अंदर। या ये कहिए कि जब अगर हम पशु कृषि करते हैं तो उसमें जितने भी पशु होते हैं उन सब का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनके दूध उत्पादन किस तरह से हो रहा है, उनमें ब्रीडिंग जो होती है, उनमें प्रजनन है, वो उसका ध्यान रखना, उनका आवास की व्यवस्था, उनके रोगों से बचाव करना, उनके भोजन की व्यवस्था, ये सब हमें इसमें पशु कृषि में देखी जाती है। अब हमारी नेक्स्ट आती है, दूसरी जो है वो है हमारा मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट आती है हमारी अब मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। तो जैसा हमने कृषि पालन में देखा था, पशु कृषि में देखा था, पशुपालन की एक भाग जो था हमारा पशु कृषि, उसमें देखा था कि दूध देने वाले जो जानवर हैं, पशु हैं,
उन पशुओं को और बोझा ढोने वाले पशु, उन सबको एक व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही हमें जो मधुमक्खी पालन है, बी कीपिंग है, उसमें भी जो प्राप्त करना है वो बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। तो सबसे देखिए, जो आयुर्वेद अगर हम देखते हैं तो भारतीय आयुर्वेद के अनुसार जो एक सर्वत्र उपयोगी वस्तु है वो है हमारा शहद, जो मोस्टली सभी दवाओं में यूज होता है, या ये कहिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो जो शहद है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि मधुमक्खी जो होती हैं उनका पालन किया जाता है। शहद की, या ये कहिए कि शहद को प्राप्त करने के लिए जो उत्पादन, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है, जिसको कहते हैं बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन। अब इसमें क्या करना होता है कि देखिए, इसमें होता है कि एक मधुवाटिका बनाई जाती है। मधुवाटिका क्या कि एक बॉक्स होते हैं, इस बॉक्स में प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें, इनमें रानी मक्खी होती है। देखिए, मधुमक्खी भी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ड्रोन, एक होती है रानी मक्खी, ठीक है, और एक और होते हैं वर्कर। तो ड्रोन का काम, जो रानी मक्खी है उसका काम क्या है, वो कभी भी अपने लिए फूड मतलब नेक्टर इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं निकलती, वो मोस्टली अपने छत्ते में ही रहती है और वो काम करती है अपनी जनरेशन को बढ़ाने का और सारा बढ़ाने का। तो इसमें जो मधुमक्खी पालन है उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो जिन ऐसी मक्खियों का चुनाव किया जाता है, रखी जाती है जिनमें प्रजनन क्षमता अच्छी हो, यानी कि जो बहुत जल्दी अपनी प्रजनन क्षमता जिनकी तीव्र हो। जितनी ज़्यादा जल्दी होगी उतने ही ज़्यादा श्रमिक मक्खी हैं, वर्कर हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ही ज़्यादा नेक्टर कलेक्ट करेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ वो आक्रामक कम होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है। उसके बाद उनमें नेक्टर कलेक्ट करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, नेक्टर कलेक्ट करने की कैपेसिटी अच्छी होगी और ये किसानों के लिए, या जो इसे करता है बी कीपिंग को, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये बहुत कम लागत में शुरू होने वाला एक अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम लागत में ये शुरू हो जाता है। बी कीपिंग के लिए ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। और बच्चों, ये बी कीपिंग जो करते हैं, मधुमक्खी पालन है, तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी पालन से सबसे ज़्यादा तो हमें होता है वो है शहद। तो शहद हो गया, शहद जो सबसे बड़ी दवा है, या ये कहिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी दवा जो होती है वो होती है शहद। उसके साथ साथ उसी के छत्ते से, ठीक है, किसके? मधुमक्खी के छत्ते से। देखिए, हमने बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन को भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि मधु के लिए या शहद के लिए मधुमक्खी के छत्तों को बनाना या उन छत्तों की देखरेख करना, ठीक है, उन छत्तों को व्यवस्थित करना मधुमक्खी पालन कहलाता है। उसमें मधुमक्खियों को नहीं पाला जा रहा, उनके छत्तों को बनाया जा रहा है, उन छत्तों को बनाया जा रहा है जिसमें मधुमक्खियाँ रह रही है, क्योंकि हमें उन छत्तों से ही क्या मिलना है? उनसे ही हमें शहद मिलता है। उसके साथ साथ उन छत्तों से एक और पदार्थ प्राप्त होता है, वो होता है, उसे कहते हैं बी वैक्स, ठीक है, या मोम। तो जो मोम होता है मधुमक्खी से मिला, वो भी बहुत उपयोगी होता है। किसमें? वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें काम आता है। उसके साथ साथ बहुत सारी दवाओं में बी वैक्स काम करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे बहुत उपयोगी होता है मधुमक्खी पालन। सही है, तो आप हमें इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हमें मोम के लिए, बी वैक्स के लिए या शहद के लिए अगर मधुमक्खियों के छत्तों को व्यवस्थित किया जाए, छत्तों को बनाया जाए, तो वो कहलाता है मधुमक्खी पालन। अब हमारा दूसरा आता है इसी के साथ मुर्गी पालन। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा कृषि, पशु कृषि, फिर देखा हमने अभी मधुमक्खी पालन, तीसरा है हमारा मुर्गी पालन, और उसके बाद आता है हमारा मछली उत्पादन। तो बच्चों, अब हमारी आती है पशुपालन की नेक्स्ट ब्रांच। ठीक है, तो पशुपालन की अगली शाखा जो है वो है हमारी मुर्गी पालन। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग पशुपालन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों को पाला जाता है अंडे और मांस के लिए।
ठीक है, तो समझ में आया कि पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है पशुपालन की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें मांस के लिए और अंडों के लिए पक्षियों को पाला जाता है। और पोल्ट्री वर्ड जो है मोस्टली मुर्गी के लिए आता है, ठीक है, तो इसीलिए पोल्ट्री फार्मिंग को में हमेशा मुर्गी पालन ही होता है। क्लियर। अब जो मुर्गी है, जो मुर्गी पाली जाते हैं वो किस लिए होते हैं? देखिए बच्चों, मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग के में मिलता है हमको मांस और अंडे। अब जब ये दो चीज़ें अलग अलग मिलती हैं तो इनसे जो जिन पक्षियों से इनको मिल रहा है उनके भी नाम अलग अलग होंगे। जैसे एक है हमारा लेयर, तो लेयर का क्या मतलब है? ये लेयर वो पक्षी हैं जिनसे, या ये कहिए लेयर वो है जिनसे हमको क्या प्राप्त होते हैं? अंडे। ये अंडे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर किस लिए होता है? ठीक है, ब्रॉयलर किस लिए होता है? ब्रॉयलर होता है सिर्फ मांस के लिए। ठीक, तो लेयर से क्या प्राप्त किया जाता है? लेयर से होते हैं अंडे और ब्रॉयलर से होते हैं हमारे मांस प्राप्त किया जाता है। अब ये मुर्गी पालन करते टाइम भी उनकी नस्ल का ध्यान रखा जाता है कि जो देसी नस्ल है और विदेशी नस्ल। अब जो देसी नस्ल है उनके अकॉर्डिंग जो विदेशी नस्ल है वो ज़्यादा उन्नत नस्ल की होती है। अब देसी नस्ल में जैसे असील है, ठीक है, बसरा है, ब्रह्मा, ये सब क्या है? चिटगांव, ये सब क्या है? ये देसी नस्लें हैं। तो जो विदेशी नस्ल होती हैं वो हाई उन्नत के होते हैं, तो उनका संकरण कराया जाता है, या ये कहिए कि जो नस्ल में सुधार किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो आगे की नस्ल आए उनसे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सके। कैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा? देखिए, अगर नस्ल उन्नत होगी, अच्छी नस्ल होगी, तो उससे प्राप्त होने वाले अंडे भी, संख्या भी ज़्यादा होगी, अंडों की संख्या ज़्यादा होगी। जो चूजे होंगे वो भी छोटे आकार के होंगे और ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ जो आगे के चूजे होंगे उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से उसमें अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी कि जो ग्रीष्मावकाश है, गर्मी है, इनमें धूप है, ताप है, इन सबको सहने की शक्ति ज़्यादा होगी। तो ये सब करते हैं किस लिए? जिससे उनकी नस्ल अच्छी हो जाए। और बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे सावधानी क्या? कि जो पोल्ट्री फार्मिंग हो वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मांस खाया जाता है, ठीक है। मांस अंडे जो खा रहे हैं, मांस, अगर उसमें जो ब्रॉयलर है जहाँ से मांस प्राप्त हो रहा है, अगर उसमें कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो ये किस में आगे जाती है, ठीक है। तो उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, जिससे साफ़ होंगे, और उसके साथ साथ उचित व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की, प्रकाश की, धूल मिट्टी ना हो। और उसके साथ पोल्ट्री फार्मिंग में लकड़ी का बुरादा इस तरह से कुछ ना कुछ बिखरा होना चाहिए, जिससे वहाँ पे नमी न रहे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये होते हैं हमारे मुर्गी पालन, ठीक है। तो मुर्गी पालन से प्राप्त होता है ब्रॉयलर। अच्छा, ये अंडे जो होते हैं लेयर, जिसे अंडे तो इनका भी नस्ल क्यों सुधारते हैं? अगर हमारे लेयर अच्छी नस्ल के होंगे तो अंडे कैसे होंगे? वो संख्या में ज़्यादा होंगे, साइज में बड़े होंगे। ऐसे ही जो ब्रॉयलर है उसमें भी जो चूजा है या जो उसके ब्रॉयलर के लिए जो मांस चाहिए, उसमें देखा जाता है कि जो पशु आ रहा है जो उसमें पंख के साथ है या पंखहीन है। अगर वो पंख सहित है या पंख विहीन भी है तो उसमें उसकी सुडौलता देखी जाती है शरीर की, कि कितना हष्ट-पुष्ट शरीर का होना चाहिए। हष्ट-पुष्ट शरीर का होगा तो उसमें वजन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा वजन का होगा। वजन ज़्यादा होने के साथ क्या होगा कि लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुर्गी पालन। अब पशुपालन के हमने 3 शाखाएं पढ़ ली हैं। कौन सी? पहली पढ़ ली हमने कृषि, पशु कृषि, ठीक है, कैटल फार्मिंग। सेकंड हमने देख ली बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। थर्ड देख ली हमने पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। और अब उसकी फोर्थ जो आती है वो आती है हमारी मछली उत्पादन। और बच्चों, अब आता है हमारा पशुपालन का कि
अंतिम और 4th नंबर की शाखा वो होती है हमारी मछली उत्पादन। ठीक है, तो मछली उत्पादन देखिए, जैसे जब खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाई गई, ठीक है, उत्पादन बढ़ी, तो सबसे पहले आई हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या था कि जितने पौधे हैं, जितनी ग्रीनी है, पेड़ पौधे हैं, उनमें उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उनसे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ाई जाए। ठीक है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए। तो उसी के साथ साथ आई हमारी ब्लू रेवोल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब है कि जो जल से संबंधित, नीले का मतलब जल, ठीक है, तो उसमें आ गई हमारी जितनी भी समुद्र या पानी से मिलने वाले भोजन, कौन सी होती है, पानी से क्या भोजन मिलता है, हमारी जितनी भी मछलियाँ होती हैं, कई तरह की होती हैं, कुछ कवच वैसी शेल वाली होती हैं, कुछ कांटों वाली होती हैं, फिन्स वाले हैं। ठीक है, तो ये शेल फिश है, ये सब क्या है, ये सब मछलियां हैं। कहाँ से मिल रही हैं, जो पानी से मिल रही है। तो इनके उत्पादन में भी जो क्रांति आई उत्पादन के लिए, वो कहलाई नीली क्रांति। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मछली उत्पादन या फिश प्रोडक्शन ये पशुपालन की वह शाखा है जिसके अंदर पानी से प्राप्त पानी की गहराइयों से प्राप्त होने वाली मछलियों को या उसे को भोजन के रूप में पाला जाता है। ठीक है, जो हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन, देखिए मछली जो है भोजन के रूप में प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका है। ठीक है, मछली से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है और क्या है कि वो बहुत सरल उपाय है। और इस उत्पादन को बढ़ोतरी दिए किसे, कि लगभग हमारा जो देश है उसमें लगभग 7,500 किलोमीटर तक तटीय रेखा है। ठीक है, जो तट है उसके वजह से इसका उत्पादन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये मछलियाँ जो होती हैं ये क्या है, ये बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर भोजन की जो वो है आपूर्ति करती है, भोजन को आके आपूर्ति करती है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। ठीक, तो जो कोस्टल एरिया है, जितनी तटीय क्षेत्र है, वहाँ तो इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो ये मछली का उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन, ये मत्स्य उत्पादन जो होता है ये किस तरह से है कि देखिए बेटा, इसमें दो तरह से काम करता है। एक होता है मछली पकड़ना और एक होता है मछली पालना। ठीक है, तो हमारा जैसे ये है मछली पकड़ना, इसमें मछली पकड़ने में क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैप्टिव फिशरी। ठीक है, कैप्टिव फिशरी में क्या होता है, कैप्टिव फिशरी में जो मछली होती हैं उनको उनके अपने प्राकृतिक जो उनका आवास है, जैसे कोई समुद्र है, नदी है, तालाब है, जो प्राकृतिक रूप से है, उनसे मछलियों को पकड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं कैप्टिव। ठीक है, तो ये हो गया मछली पकड़ना। अब मछली पकड़ने के बाद दूसरा आता है मछली पालना। अब मछली पालने में क्या है कि जो हमारा ये कैप्टिव था कि इसमें उसने हमें कैप्चर कर लिया, पकड़ के ले आए, जो उनके नेचुरल आवास है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, चाहे नदी है या समुद्र है, जहाँ पे गए और लेकर आ गए। मगर मछली पालना में हमें ये जो कल्चर फिशरी है, इसमें उनको एक आर्टिफिशियली आवास दिया जाता है, यानी कि एक पॉन्ड बनाया जाता है, तालाब या कोई जगह बनाई जाती है जहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसमें मछलियों को पाला जाता है। उसमें उनके जो कैप्टिव फिशरी है उसमें मछलियों के भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो समुद्र में रह रही है या नदियों में रह रही है, तो अपने लिए भोजन अपने आप बना लेंगे, अपने छोटी मछलियों को पकड़ के या जिस तरह से भी वो अपना भोजन अपने से प्राप्त कर लेती है। मगर जो मछली पालना होता है, ठीक है, जो हमारा कल्चर इसमें क्या होता है कि इसमें मछलियों को पाला जाता है।
तो उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना होता है, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना होता है कि किस तरह से उनकी ग्रोथ बढ़े, ठीक है, उनके नंबर बढ़े, ज़्यादा हो, उनका साइज बढ़े, और उनको फूड की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको भोजन की भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मछली पकड़ना और मछली पालना। उसके साथ साथ जो ये फिशरी होती है ये भी होती है, एक होती है मैराइन, यानी कि जो समुद्री, तो उसमें क्या होता है कि जो समुद्र की गहराइयों में मछलियाँ हैं बहुत सारी, तो उन मछलियों का उसमें उत्पादन किया जाता है। और दूसरी होती हैं जो आइलैंड पर होती हैं उन पर, या ये कहिए जो इनलैंड पर भी होते हैं, जो तटों पर पाई जाती हैं, उन मछलियों का उत्पादन उसमें किया जाता है, ठीक है। तो मछली उत्पादन जो है ये एक बहुत बड़े स्तर पर होती है, या ये कहिए कि पौधों के बाद, जो पौधों के साथ ये मछली उत्पादन बहुत बड़ी खाद्य सामग्री के रूप में उत्पादित होता है या उसकी पूर्ति करती है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा पशुपालन। तो पशुपालन की चारों शाखाएं भी देखी हमने, कौन कौन सी थी पशुपालन की चारों शाखाएं हमने पढ़ी है। पहली थी हमारी कृषि, पशु कृषि, ठीक है, कैटल फार्मिंग। सेकंड देखी हमने बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। थर्ड देखी हमने मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। और अभी हमने फोर्थ नंबर पे देखी मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। तो इस तरह से ये हमारी खाद्य संसाधन है। अब ये सारे खाद्य संसाधनों में का विकास करना ही हमारा ये चैप्टर था, जिसमें हमने इनमें खाद्य संसाधनों में का विकास किया और उनके सुधार किया, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर कि खाद्य संसाधनों में सुधार, इस चैप्टर खत्म होता है। तो अभी हमने इस चैप्टर में सब कुछ कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।